जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर विलियन को एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के इस लेक्चर में बेटा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है विलेयता। विलेयता में हम समझेंगे कि कैसे हम किसी ठोस की द्रव में एवं किसी गैस की द्रव में विलेयता को समझा सकते हैं। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बेटा चाहे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, चाहे नीट की या बेटा जेडबलई मेंस की, हेनरी का नियम और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को देखें और साथ में नोट्स जरूर बनाते चलें। शुरुआत करते हैं बेटा हम आज की विलेयता से। विलेयता जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। विलेयता शब्द जब मैं सुनता हूं ना बेटा तो इसका एक जनरल मतलब मेरे दिमाग में बनता है घोलने की क्षमता। घोलने की क्षमता मतलब कोई विलायक किसी विलेय को कितनी मात्रा में घोल सकता है। जैसे बेटा आपने एक गिलास जल लिए और इस जल में या जल की कोई भी निश्चित मात्रा ली है आपने, और जल की इस निश्चित मात्रा में आप कोई विलेय जैसे मान लो शक्कर घोल रहे हो, तो शक्कर की कितनी मात्रा जल अपने अंदर घोल सकता है, यही क्या कहलाएगा बेटा, विलेयता। मतलब सीधी सी बात है कि विलायक की एक निश्चित मात्रा या हम कह सकते हैं विलयन की एक निश्चित मात्रा में घुलने वाली विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी बेटा, विलेयता। अब जो अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है और अधिक मात्रा नहीं घुल पाती है, तो ऐसे विलयन को मेरे बच्चे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक संतृप्त विलयन का मतलब होगा कि जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा जितनी घुल सकती थी घुल चुकी है और अधिक मात्रा विलेय की घुलने वाली नहीं है, उसे ही हम बोलेंगे क्या बेटा, संतृप्त विलयन। तो किसी विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए घोली जाने वाली विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी बच्चों, उस विलयन की विलेयता कहलाएगी। अब इसको हम ऐसा भी कर देते हैं कि विलायक की निश्चित मात्रा को बेटा या विलयन की निश्चित मात्रा को 1 लीटर भी करके बोल देते हैं। यानी हम बोलेंगे 1 लीटर विलयन में संतृप्त विलयन बनाने के लिए घोली जाने वाली विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। क्या लिखूंगा बेटा मैं, चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए विलेयता। विलेयता की परिभाषा होगी बेटा 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में संतृप्त विलयन बनाने के लिए, मतलब अधिकतम मात्रा घोलना है ना, संतृप्त विलयन बनाने के लिए मिलाई जाने वाली या घोली जाने वाली भी लिख सकते हो आप, मिलाई जाने वाली विलेय की मात्रा क्या कहलाती है बच्चों, विलेयता कहलाती है। अगर मैं विलेयता का सूत्र लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, विलेयता का सूत्र बनेगा बेटा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा लिखो या चाहो तो अधिकतम मात्रा भी लिख सकते हो क्योंकि संतृप्त विलयन बनाना है, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो कि हम काय में बताते हैं बेटा, लीटर में। ठीक है, अब यहां से विलेयता की इकाई अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा मैं, विलेयता की इकाई, तो ये क्या बनेगी देखो ध्यान से, विलेय की मात्रा मतलब ग्राम में हो गई, बटे विलयन का आयतन लीटर में, मतलब बेटा इसकी इकाई बनेगी ग्राम प्रति लीटर। यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय की अधिकतम कितनी मात्रा में घोल सकता हूं। अधिकतम मात्रा क्यों बोल रहा है सर, क्योंकि मुझे संतृप्त विलयन बनाना है। समझ में आती बात। तो अब विलेयता देखो, हर एक विलायक में अलग अलग विलेय की विलेयता अलग अलग होगी। कहने का मतलब जैसे पानी में आप शक्कर घोलो बेटा
और पानी में आप नमक घोलो, आप देखोगे कि पानी में नमक की ज्यादा मात्रा हम घोल सकते हैं, जबकि शक्कर की थोड़ी कम मात्रा घुल पाएगी। आप चाहो तो एक काम करो, 2 गिलास पानी लो, बराबर का बेटा एक सा मात्रा लो पानी की, और उसमें नमक घोलते जाओ, शक्कर घोलते जाओ, मतलब अलग अलग, एक में नमक एक में शक्कर, घोलते जाओ। एक समय आएगा जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, और ऐसा ही एक समय आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपने नमक की ज्यादा मात्रा घोल लिए, जबकि बेटा तुलनात्मक रूप से शक्कर की कम मात्रा घुल पाई। तो इस तरह से किसी विलायक में अलग अलग विलेय की विलेयता अलग अलग होती है, जो बहुत सारे अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। उनको अब हम समझना चाह रहे हैं। और बेटा सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता मतलब बेटा ऐसे विलयनों में जो विलायक होगा, अपना जो विलायक होगा बेटा वो क्या होगा, द्रव, और जबकि बच्चों जो विलेय होगा, विलेय कौन होगा, ठोस। अब विलायक द्रव है बेटा, सामान्यतः ज्यादातर सबसे ज्यादा हम जो विलायक उपयोग में लाते हैं जल, इसके अलावा आप चाहो तो बेंजीन ले सकते हो, या चाहो तो बेटा टोल्यूइन ले सकते हो, और एक और बहुत अच्छा विलायक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4, एल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, और भी बहुत सारे विलायक है बेटा, है ना। जबकि ठोस विलेय में हम सामान्यतः नमक लेते हैं बेटा, या शक्कर ले सकते हैं। अब शक्कर को या तो आप सुक्रोज लिखो, या तो बच्चों आप चाहो तो इसको शर्करा भी लिख सकते हो, है ना। ग्लूकोज ले सकते हो आप, यूरिया ले सकते हो, ऐसे विलेय भी बहुत सारे आप ले सकते हो। तो जब मैं किसी द्रव में एक ठोस मिलाता हूं, तो ऐसे विलयन को बेटा हम क्या बोलते हैं, ठोस में, सॉरी द्रव में ठोस का विलयन। अब इनकी जो विलेयता है उसको हम समझना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस बात को जानना चाहते हैं बेटा कि एक ठोस कैसे द्रव में घुलता है। मान लो मैंने एक ठोस पदार्थ लिया बच्चों, जैसे नमक ले लिया मैंने, ठीक है, या शक्कर ले लिया। तो शुरुआत में उसके जो कण होंगे, उसके जो अणु होंगे या परमाणु होंगे, जो भी अवयवी कण होंगे, वो धीरे धीरे टूटने लगेंगे। जैसे ही मैंने पानी में शक्कर डाला, उसके जो अणु है बेटा वो टूटने लगेंगे, और टूटते 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 पूरे पानी में फैलते चले जाएंगे, फैलते चले जाएंगे, फैलते चले जाएंगे। इस तरह से किसी ठोस का द्रव में घुलना क्या कहलाता है बेटा, इसे हम कहते हैं विलीनीकरण। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, विलीनीकरण। हालांकि ये ऐसा नहीं कि कोई परीक्षाओं में पूछे जाने वाली बात है, लेकिन बस बेटा आपको पता तो सब कुछ रहना चाहिए, है ना। विलीनीकरण क्या होगा, ठोस का द्रव में द्रव में अपने अणुओं में टूटकर घुलना। अपने अणुओं बोलो बेटा, या परमाणु भी बोल सकते हो, या आयन भी बोल सकते हो, या अपने कणों में लिख सकते हो आप, टूटकर घुलना क्या कहलाएगा बेटा, विलीनीकरण कहलाएगा। तो जैसे ही मैंने एक ठोस को जल में घोला या बेटा किसी भी द्रव में घोला, तो उसका विलीनीकरण होने लगा, मतलब कि उसके अणु टूट टूट के जल में या जो भी द्रव है आपका उसमें घुलने लगे। लेकिन साथ ही साथ उसी समय क्या होता है बेटा, उसी समय जब अणु टूट टूट के घुल रहे होते हैं, उसी समय कुछ अणु आपस में इकट्ठे होके जमा भी हो रहे होते हैं। और इस तरह से जो अणु है उनका जमा होना या कणों का जमा होना, विलेय के कणों का आपस में मिलकर इकट्ठा होना कहलाता है क्रिस्टलीकरण। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, ये नाम ध्यान रखना आप लोग, क्या है, क्रिस्टलीकरण। तो देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है, ठोस विलेय के कणों का आपस में मिलकर
आपस में मिलकर इकट्ठा होना, इकट्ठा होना क्या कहलाएगा बेटा? क्रिस्टलीकरण। अब यहां पर मतलब जैसे ही मैंने एक ठोस को घोला, ठोस को पानी में डाला या बेटा किसी भी द्रव में डाला, तो शुरुआत में तो केवल ठोस पदार्थ घुलेगा, यानी शुरुआत में केवल बेटा क्या होगा? विलीनीकरण होगा। शुरुआत में क्या हो रहा है बच्चों? विलीनीकरण। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बहुत ठोस घुल चुका होगा, तो साथ में विलीनीकरण के साथ साथ क्रिस्टलीकरण भी होगा, क्रिस्टलीकरण भी होने लगेगा। कहने का मतलब पानी में जैसे जैसे शक्कर घुलेगी, वैसे वैसे शक्कर धीरे धीरे इकट्ठी होकर जमा भी होने लगेगी। और एक टाइम आएगा बेटा, एक टाइम आएगा जब जितनी स्पीड से विलीनीकरण हो रहा है उतनी ही स्पीड से क्रिस्टलीकरण होने लगेगा। कहने का मतलब कि विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण के बीच में एक गतिक साम्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोल रहा हूं बेटा मैं? क्रिस्टलीकरण एवं विलीनीकरण के बीच में एक गतिक साम्य आ जाता है, और इस गतिक साम्यावस्था में विलयन क्या कहलाता है बच्चों? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान रखें बेटा, जितना अधिकतम विलीनीकरण होना था हो चुका, जितना अधिकतम क्रिस्टलीकरण होना था हो चुका। अब जितना यौगिक, जितना ठोस घुलेगा उतना ही ठोस जमेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी अधिकतम मात्रा थी वो घुल चुकी है सर, अब और मात्रा घुलने वाली नहीं है। क्यों नहीं घुलेगी? क्योंकि अगर और डालोगे तो बेटा क्रिस्टलीकरण ज्यादा तेजी से होने लगेगा। जो मात्रा विलीनीकरण की थी, जो घुलने लायक थी, वो तो घुल चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो इस तरह से हमें संतृप्त विलयन मिल जाएगा। और जितनी मात्रा घोलने पर ये गतिक साम्य बन जाएगा, उसे ही हम बोलेंगे ठोस की विलेयता। ठीक है, किसी ठोस की घोली जाने वाली, विलायक में घोली जाने वाली वह मात्रा जिसमें एक गतिक साम्य स्थापित होता है, अर्थात जिस गति से विलीनीकरण होता है उसी गति से क्रिस्टलीकरण होता है, उसे हम ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी जो अधिकतम मात्रा द्रव में ठोस की घुल सकती है वही उसकी विलेयता है। अब हेडिंग डाल लो बेटा, हेडिंग डाल लो आप लोग, ठोस की, थोड़ा सा देखो थ्योरी वाला पार्ट है आज का, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। तो देख बेटा, एक ठोस किसी द्रव में कितनी मात्रा में घुलेगा, उसकी विलेयता क्या होगी, ये कुछ कारकों पर निर्भर करेगा बच्चों। पहला कारक होगा विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। देखो बच्चों, अब प्रकृति के आधार पर यौगिक हम दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के यौगिक पढ़ते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय और दूसरे होते हैं अध्रुवीय। ऐसे ठोस जो ध्रुवीय प्रकृति के हैं वे ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। ऐसे ठोस जो अध्रुवीय प्रकृति के हैं वे अध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, लेकिन ध्रुवीय प्रकृति के विलायक, सॉरी बेटा, ध्रुवीय प्रकृति के विलेय ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेंगे और अध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेंगे। कहने का मतलब यार, इसको हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं बेटा, इसके लिए आप ध्यान रखें। क्या याद रखने वाली बात है? समान समान कौमा समान में विलेय होता है, समान समान में विलेय, विलेय होना मतलब बेटा ये घुल जाना है ना, समान समान में विलेय होता है, या आप लिख लो घुलनशील होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ध्रुवीय प्रकृति का है
ध्यान से देखो आप, अगर ध्रुवीय विलेय है और बच्चों सामने है ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक, या बेटा जो विलेय है वो है अध्रुवीय और साथ में जो विलायक है वो भी है अध्रुवीय। अध्रुवीय विलेय है और विलायक भी बच्चों क्या है, अध्रुवीय। तो हम बोलेंगे कि ये घुलनशील होगा, मतलब ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में विलेय होता है, या बेटा आप लिख सकते हो कि घुलनशील होता है। ठीक है, घुल जाता है आसानी से, अच्छी खासी मात्रा में घुलेगा, यानी कि इसकी विलेयता अधिक होगी। जबकि अगर उल्टा लिखूं मैं, उल्टा कहने का मतलब क्या होगा बेटा, कि अगर मेरे पास अध्रुवीय विलेय है, अध्रुवीय विलेय है और साथ में बेटा जो विलायक है वो कैसा है, ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक है। या उल्टा कर सकते हैं अपन काम, कि हमारे पास सर अगर उल्टा है मतलब कि ध्रुवीय विलेय है और साथ में बच्चों अध्रुवीय विलायक है, तो क्या होगा, तब घुलनशील नहीं होगा, घुलनशील नहीं होगा। ठीक है बेटा, हमने क्या समझा अभी तक, कि सर समान प्रकृति के विलेय समान प्रकृति के विलायक में घुलनशील होते हैं, असमान प्रकृति के विलेय और विलायक घुलनशील नहीं होते हैं। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। या तो आप बच्चों बोलो कि घुलनशील होता है, या आप बोलो कि इसमें विलेयता अधिक होती है। विलेयता अधिक होना मतलब कि घोलने की क्षमता अधिक होना, मतलब कि अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। जबकि अध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक या ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक रहा तो घुलनशील नहीं होगा, या बेटा मैं बोल सकता हूं विलेयता कम होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में घुलेगा। ठीक, घुलने की क्षमता बहुत कम होती है। तो इस तरीके से अपने को ये ध्यान रखना है। अब कैसे ध्रुवीय या ध्रुवीय, चलिए देखते हैं बेटा। ध्रुवीय विलेय पहले हम लेते हैं ध्रुवीय विलायक। तो पहली बात तो बच्चों हो सकता है कई लोगों को ये शब्द ही समझ में ना आ रहा हो कि सर आखिर ये ध्रुवीय विलायक है क्या। तो देखो, ध्रुवीय मतलब होता है आवेशित। जैसे फिजिक्स में आप लोग द्विध्रुव पढ़ते हो बेटा, यानी कि दो आवेश, वैसे यहां भी ध्रुवीय का मतलब वही है, द्विध्रुव मतलब दो आवेश, या सिंपल बोलो बेटा आवेशित। जिसमें आवेश रहेगा वो ध्रुवीय, जिसमें बच्चों आवेश नहीं आएगा वो अध्रुवीय। ध्रुवीय विलायक जैसे मान लो हमने लिया, ध्रुवीय विलायक के लिए बेटा हमने ले लिया जल। ठीक है, ध्रुवीय विलायक हमने क्या ले लिया, जल। और वहीं बच्चों हमने ध्रुवीय विलेय ले लिया। ठीक है, ध्रुवीय विलेय ले लिया। क्या ले सकते हैं हम ध्रुवीय विलेय, मतलब आवेश वाला कोई भी आयनिक यौगिक ले लो, NaCl ले लो या अन्य आयनिक यौगिक, कोई सा भी ले लो बेटा, है ना। NaCl इसलिए लेते हैं क्योंकि नमक है ये, और ये हम डेली लाइफ में देखते सुनते हैं, तो हमें आसानी से ये सब याद भी रहता है। तो हमने क्या किया, देखो ध्रुवीय विलायक जल लिया और ध्रुवीय विलेय NaCl लिया। तो होता क्या है बच्चों, जल जो है HOH ऐसा रहता है, केमिस्ट्री में अपन ने पहले 11वीं में पढ़ रखा है। इसमें बच्चों होता क्या है, O की ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण O में आंशिक ऋणावेश आता है और H में आंशिक धनावेश आता है, ऐसा रहता है। तो जल के ऐसे बहुत सारे अणु हैं, और जैसे ही आपने NaCl को बेटा पानी में डाले तो NaCl का जो Na+ है उसको जल के ऋण आवेश ने चारों तरफ से घेर लिया। देखो बेटा, जैसे ये H2O का एक अणु है ना, एक अणु अकेला तो रहेगा नहीं, एक्चुअल में तो वहां पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों अणु है।
तो ये जो जल के लाखों करोड़ों अरबों खरबों अणु हैं, उनके ऋण आवेशित हिस्सा, कौन सा हिस्सा बच्चों? ऋण आवेशित हिस्सा किसको? आयनिक यौगिक के धन आयन को या धन आवेश को चारों तरफ से घेर लेता है और इस तरह से बेटा घेर करके अपने में घोल लेता है। जैसे ही मैंने NaCl को पानी में डाला, Na+ को जल के ऋण आवेश ने चारों तरफ से घेर लिया। इसी तरह से बच्चों Cl- को जल के धन आवेश ने, इसने बेटा जल के आंशिक धन आवेश ने चारों तरफ से घेर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि जल के बेटा कोई एक ही अणु है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों अणु है। उन सभी अणुओं के धन आयनों ने क्या किया है? Cl- को या बेटा आयनिक यौगिक के ऋण आयन को चारों तरफ से घेर लिया है इस तरीके से बेटा। और जब ये चारों तरफ से, चारों ओर से बेटा ऐसा घेर लेगा तो Na+ पानी में घुल जाएगा, Cl- भी बच्चों पानी में आराम से घुल जाएगा। और जैसे ये Na+ और Cl- अलग होंगे, हम बोलेंगे ये जल में घुलनशील है। तो क्योंकि एक ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक के विपरीत आवेशों द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाता है और इस प्रकार से वह घुलनशील हो जाता है। इस तरह से चारों ओर से घेरना बेटा, इसको हमने नाम दिया था विलायकन कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बेटा हम विलायकन या कभी कभी जल योजन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे एक आयनिक यौगिक बड़े आराम से क्या होगा बेटा? ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। जबकि अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलनशील होता है। तो यहां पर देखो एक छोटी सी बात याद रखने लायक, ध्रुवीय विलायक जैसे क्या बेटा अपन ले लें जल में ध्रुवीय विलेय में जैसे हम क्या लेंगे बेटा? NaCl घुलनशील होगा। एवं अध्रुवीय विलायक में कौन बेटा? अध्रुवीय विलायक जैसे बच्चों हम उदाहरण के लिए लिख लें बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, या तो लिख लो बेटा टोल्यूइन, ईथर लिख लो आप, ईथर। और ये बेटा मैं क्या? अध्रुवीय विलेय जैसे बच्चों अध्रुवीय विलेय का उदाहरण कोई है क्या? बिल्कुल है सर, नेफ्थलीन। और क्या उदाहरण ले सकते हो आप? एंथ्रासीन आदि घुलनशील होते हैं। तो ये बढ़िया सी बात है बच्चों, याद रखें इसे, ठीक है। अब ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक होगा बच्चों, वो होगा क्या? ताप। आप सोच करके देखो, आप पानी में शक्कर घोल रहे हो, घोलते जा रहे एक निश्चित मात्रा में शक्कर घुलेगी, फिर घुलना बंद हो जाएगी। अब बेटा आप ताप बढ़ा दो, यानी कि गर्म पानी में शक्कर को घोलोगे तो आप देखोगे कि शक्कर फटाफट भी घुलेगी और ज्यादा मात्रा में भी घुलेगी। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं बेटा? चाशनी बनाती हैं घर में। जब गुलाब जामुन या रसगुल्ले बनते हैं तो चाशनी जो बनती है, गर्म पानी में शक्कर डालते जाते हैं और उसको चलाते हैं, मतलब घोलते जाते हैं, फिर शक्कर डालते हैं, फिर ऐसे चलाते हैं, तो बढ़िया से ज्यादा मात्रा में शक्कर घुल जाती है। यानी कि हम बड़े आराम से बोल सकते हैं बेटा कि ताप बढ़ाने पर, ताप क्या करेंगे बेटा? बढ़ाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। यानी कि अधिक मात्रा में घुल पाएगा,
या आप ऐसा भी कह सकते हो इसी बात को बेटा कि ताप बढ़ाने पर एक संतृप्त विलयन मतलब जिसमें जितना मात्रा विलय की घुलनी थी घुल चुकी है और अधिक मात्रा नहीं घुल पा रही है, कैसा हो जाएगा बेटा? असंतृप्त हो जाएगा, क्योंकि ताप जैसे जैसे आप बढ़ाओगे और अधिक मात्रा घोल पाएंगे हम, ठीक है, हो जाता है। तो इस तरह से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए फिर अब अगले प्रकार का है हमारे पास गैसों की द्रव में विलेयता। मतलब बेटा यहां इस बार जो विलेय होगा वो किस अवस्था में होगा बेटा? गैसीय अवस्था में। और जबकि जो विलायक होगा वो द्रव है। इसकी विलेयता देखना चाह रहे हैं। जैसे बच्चों इसका उदाहरण देखो आप, जल के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली होती है। कोल्ड ड्रिंक आपने पिए होंगे बेटा, कौन से वाले? जो कि जिनमें सोडा टाइप का रहता है, झाग लगता है जिनमें, उनमें वो झाग कहां से आता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है ना। तो आप बड़े आराम से इनका उपयोग करते रहते हो बेटा। कोल्ड ड्रिंक में या जो सोडा वाटर होता है उसमें हम इसी तरह के विलयन को पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब उसी की बात करते हैं। तो यहां पर विलेय गैसीय अवस्था में है और विलायक क्या है बेटा? द्रव अवस्था में है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एक गैस किसी द्रव में कितनी मात्रा में घुलेगी। पहली बात तो यहां पर गैस की द्रव में विलेयता को परिभाषा कैसे लिखूं बेटा मैं? किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा जो किसी द्रव की एक निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है ताकि संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, क्या कहलाएगी बेटा? विलेयता कहलाएगी, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। आप तो हेडिंग डालिए सीधे, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कुछ कारक होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये कारक, और ये एक्चुअल में ये वाला विलयन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से, है ना। पहला होगा गैस की प्रकृति एवं विलायक की प्रकृति। गैस, आप तो सीधे पहले एक काम करो, ऐसे लिखो गैस की प्रकृति। तो देखो बेटा अलग अलग तरह की गैसें हैं, गैसें अलग अलग तरह की हैं। हर एक गैस की जल में घुलने की क्षमता अलग अलग है। कोई गैस है जो जल में ज्यादा मात्रा में घुल सकती है, वहीं बेटा कोई गैस है जो बहुत कम मात्रा में घुलती है। तो कौन सी गैस अधिक मात्रा में घुलेगी, कौन सी गैस कम मात्रा में घुलेगी, ये निर्भर करेगा उसकी बेटा संपीड़न क्षमता पर, या हम इसे ऐसा बोले द्रवण क्षमता पर। जो गैस आसानी से द्रवित हो सकती है, देखिए आप कोई भी गैस अगर अपने को घोलना है काय में बच्चों, द्रव में, तो आप कोशिश करो उस गैस को दाब बढ़ा के आप द्रव में बदल लो, और द्रव बन गया, द्रवित हो गया, तो वो घुल जाएगा आसानी से। तो जिस गैस की द्रवित होने की क्षमता अधिक है, यानी जिस गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, वो अधिक मात्रा में घुलेगी, जबकि जिस गैस की द्रवित होने की क्षमता कम है उसकी विलेयता कम होगी। तो बड़े आराम से इस बात को आप ध्यान रख सकते हो, क्या बेटा? आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, होने वाली गैसें जैसे, जैसे बेटा हम देखें CO2 है, अमोनिया है, HCl है आदि की विलेयता इससे बेटा कठिनाई से द्रवित होने वाली गैसों, कठिनाई
से द्रवित होने वाली गैसों, जैसे बेटा क्या लिखे हैं अपन, जैसे O2, N2, हीलियम आदि से अधिक होती है। यानी जो गैस आसानी से द्रवित की जा सकती है उसकी विलेयता बेटा अधिक होगी, जबकि जो गैस आसानी से द्रवित नहीं होती है उसकी विलेयता कम होगी। उदाहरण मैंने बता दिया हूं। अच्छा, एक गैस की विलेयता द्रव में उसके बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप पर भी निर्भर करती है। जिसका क्रांतिक ताप अधिक होता है उसकी विलेयता उतनी ही कम होती है, और बच्चों जिस गैस का क्रांतिक ताप कम होता है उसकी विलेयता कैसी होगी, अधिक होगी। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा, लिखेंगे आप लोग कि जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है। अब देखो क्रांतिक ताप का मतलब क्या है, वैसे तो आपने बेटा 11वीं फिजिक्स में पढ़ा है, वह अधिकतम ताप जब तक किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है एवं जिस ताप से अधिक ताप पर गैस द्रवित नहीं हो पाती क्रांतिक ताप कहलाता है। अगर क्रांतिक ताप अधिक है इसका मतलब कि गैस आसानी से द्रवित नहीं हो रही है, तो क्रांतिक ताप अधिक होता है, क्रांतिक ताप अधिक होता है, उसकी विलेयता कम होती है, उसकी विलेयता कैसी होगी बेटा, कम होती है। अच्छा, उल्टा भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं, एवं जिस गैस का क्रांतिक ताप कम होता है उसकी विलेयता अधिक होती है। तो फिर इसके बाद बेटा ये केवल गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। कुछ गैस है जल में बहुत अधिक घुलनशील है, लेकिन बेटा कुछ गैस है अल्कोहल में ज्यादा घुलनशील, मतलब ये विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो दूसरा कारक बेटा आप लिखेंगे विलायक की प्रकृति। देखो हर एक गैस की विलेयता विलायक के अनुसार भी बदल जाती है। जैसे कोई गैस पानी में ज्यादा घुलती है तो कोई और गैस है जो अल्कोहल में ज्यादा घुलती है, तो विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। जैसे बेटा हम जल की बात करें तो जल में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, की विलेयता अधिक होती है, विलेयता अधिक होती है, जबकि अल्कोहल में बेटा इनकी विलेयता कम होती है। वहीं अगर आपने विलायक, थोड़ा सा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी वगैरह चल रही, इसलिए क्लास हल्की सी डिस्टर्ब बीच बीच में हो रही है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अल्कोहल है बेटा, मान लो अल्कोहल में आप देखोगे तो ऑक्सीजन हुई, नाइट्रोजन हुई, इनकी विलेयता अधिक होती है। किससे बेटा, जल से। मतलब ऑक्सीजन जल में तो बहुत कम मात्रा में घुल पाती है, हालांकि उसी ऑक्सीजन से जो जल में घुलती है ना, उसी से जो जीव जंतु हैं जल के अंदर रहते, मछली वगैरह, वो सब जिंदा रहते हैं बेटा, क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन घुली, लेकिन वो बहुत कम है, ठीक है ना। विलेयता सॉरी बेटा अधिक होती है, इस तरीके से अपन लिख लेंगे। अच्छा, अगला जो कारक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा कारक है आपका ताप। अगर आप ताप बढ़ाओगे, सोचो बेटा, आपने मान लो जल का ताप बढ़ाए तो और ऑक्सीजन घुलेगी या घुली हुई बाहर जाएगी, सोच के देखो बेटा। या जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो अगर उसका ताप बढ़ा दो तो क्या देखोगे आप कि घुली हुई CO2 बाहर भागेगी या बाहर की CO2 और घुलेगी। तो बड़े आराम से बेटा हम देखेंगे कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बाहर भागती है। तो बड़े आराम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, किस पर बेटा, ताप बढ़ाने पर गैस की
गैस की द्रव में क्या बेटा, विलेयता, विलेयता घटती है, घटती है। देखो विलेयता बढ़ना मतलब और अधिक मात्रा घुलना, और विलेयता घटना मतलब घुली हुई बाहर भागना। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं बेटा, घुली हुई ऑक्सीजन बाहर भागेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। ठीक है बच्चों, यानी कि अलग अलग ताप पर अगर आप देखोगे तो गैस की विलेयता अलग अलग होगी। इसीलिए देखो, जो जल के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो बेटा ठंडे पानी में ज्यादा अच्छे सेफ महसूस करते हैं, गर्म पानी में उतने अच्छे से नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही पानी गर्म होगा तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन बाहर भागेगी, तो गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, और सर जैसे ही ऑक्सीजन घटेगा तो इनका रहना, इनका वहां पर जीवित रहना बहुत कठिन होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए फिर चौथा और आखिरी फैक्टर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, दाब। दाब का ऐसा है बेटा, आप सोच करके देखो कि जब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो उस बोतल में बेटा ढक्कन लगा रहता है, बहुत टाइट रहता है वो ढक्कन, बड़े मुश्किल से खुलता है। अगर आपके पास वो नहीं है ओपनर तो आप देखोगे दांत से खोलना बड़ा कठिन होता है। और जैसे ही ढक्कन खुलता है तो उसमें से झाग साए से बाहर भागता है। तो बेटा वो झाग क्यों आता है, सोच के देखे क्या कभी आपने? देखो ढक्कन जब तक लगा हुआ था तो अंदर गैस का दाब बहुत अधिक था, जैसे ही ढक्कन खुला तो गैस का दाब कम हुआ, गैस बाहर भागी। यानी कि जब तक दाब अधिक था, ढक्कन लगा था, तो ज्यादा गैस द्रव के अंदर घुली हुई थी। लेकिन बच्चों जैसे ही ढक्कन खोले दाब घटा, और दाब घटा तो गैस बाहर भागी, यानी गैस की विलेयता घटी। यानी बड़ा सिंपल सी बात है कि गैस का जो दाब है बेटा, गैस का दाब बढ़ाने पर क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी। गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। ठीक है, अब इस बात को बेटा बहुत ध्यान रखना आप लोग कि जैसे हम गैस का दाब बढ़ाएंगे, चलो आओ इधर देखते हैं अपन, थोड़ा सा चित्रों का भी उपयोग करते हैं हम। जैसे बेटा मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है या कोई पात्र है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का बच्चों मेरे पास एक पात्र है मान लो, और इस पात्र में एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? एक यहां पर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है पिस्टन, और यहां पर हमने इस पात्र के अंदर, जिसमें ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर एक विलियन बना रहे हैं बेटा। विलियन में क्या बना रहे हैं? द्रव में गैस का विलियन, यानी कि एक द्रव के अंदर गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है बेटा? द्रव विलियन है जिसके अंदर कोई गैस घुली हुई है। तो देखो आपने क्या करे होंगे, एक पात्र के अंदर द्रव लिए और अंदर गैस डाल के ढक्कन लगा दिए। तो गैस के बेटा बहुत सारे अणु हैं, गैस के लाखों करोड़ों अरबों खरबों अणु हैं। अब होगा क्या, सारे अणु तो भैया एक साथ विलियन के अंदर नहीं घुस जाएंगे, कुछ अणु अंदर घुस जाएंगे, और जबकि बच्चों कुछ अणु बाहर रह जाएंगे। ये कुछ अणु हैं जो विलियन के अंदर घुस गए हैं, जबकि बेटा ये जो कुछ अणु हैं, सॉरी, ये जो कुछ अणु हैं ये काय के गैस के अणु हैं जो घुले नहीं है, द्रव की सतह के ऊपर है। देखो बेटा ये क्या है, यहां पर द्रव की सतह है, इसके अंदर कुछ गैस के अणु अणु घुल चुके हैं, और जबकि कुछ अणु द्रव की सतह के ऊपर है। तो अब बच्चों जब ये अणु द्रव की सतह के ऊपर है, ये गैस है, गैस के अणु हैं जो कहां है? द्रव की सतह के ऊपर। ठीक है,
तो द्रव की सतह के ऊपर है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम एक काम कर रहे हैं, यहां से हम दाब बढ़ाते हैं। सोच के देखो, मैंने दाब बढ़ाया यानी पिस्टन को और दबाया मैंने, ठीक है। आइए साइड में देखते हैं क्या होगा। मैंने क्या किया बेटा, यहां पर मैंने दाब बढ़ा दिया। तो दाब बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, हम इस बात को समझना चाह रहे हैं। देखो विलयन तो वही है, लेकिन जब मैंने दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाने से क्या हुआ, हमारा जो पिस्टन था बेटा, दाब बढ़ाने से पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, हमने जैसे ही दाब बढ़ाया तो जो पिस्टन था वो कहां आ गया बेटा, थोड़ा सा नीचे आ गया। और जब बेटा ये पिस्टन नीचे आ गया, तो जो द्रव की सतह के ऊपर गैस के अणु थे बेटा, द्रव की सतह के ऊपर, ये रहा आपका पिस्टन जो कि ऊपर आ चुका है। और मैं ये कहना चाहूंगा, देखो यहां से मैंने दाब बढ़ाया तो ये जो गैस के अणु थे जो द्रव की सतह के ऊपर थे, ये अणु अब एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे बेटा। तो जब ये अणु बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, सोचा है आपने कभी? देखो जब ये अणु बहुत ज्यादा पास पास आ गए तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। द्रव की सतह के ऊपर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ी, और जब अणुओं की संख्या बढ़ी तो बेटा ये अणु मिलकर के ज्यादा दाब लगाएंगे, ज्यादा बल लगा पाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि जब मैंने बाहर से दाब बढ़ाया, क्या किया बेटा, मैंने बाहर से दाब बढ़ाया, तो गैस की सतह के ऊपर जो अणु थे उनके कारण लगने वाला दाब भी बढ़ा। और जब ज्यादा दाब बढ़ा बेटा तो ये गैस क्या होगी, ये गैस विलयन के अंदर घुलती चली जाएगी। इस बात को पहली बार बच्चों किसने समझाया, हेनरी नाम के एक वैज्ञानिक ने, और इसे हम हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग डाल लो बेटा, हेनरी का नियम। और ये जो हेनरी का नियम है बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझे, ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसके न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड में या नीट या जेई में पूछे जा सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा हम, इस नियम के अनुसार, देखो मैं लिखते भी जा रहा हूं और साथ में समझाते भी जा रहा हूं। इस नियम के अनुसार किसी गैस की किसी, ऐसा लिखो बेटा, किसी विलयन में या किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई घुली हुई गैस की मात्रा, क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा किस पर निर्भर करेगी बेटा, इस गैस के आंशिक दाब पर। कौन सी गैस, अंदर वाली गैस नहीं, ये जो द्रव की सतह के ऊपर है उस गैस के दाब के, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मात्रा द्रव की सतह के ऊपर, द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित गैस, उपस्थित गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। दाब के, या तो बेटा अनुक्रमानुपाती लिखो या समानुपाती लिखो, बात एक ही है, समानुपाती होती है। ठीक है, कहने का मतलब है बेटा, यदि गैस की मात्रा में x मान ले रहा हूं, ठीक है बच्चों, या तो x मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो, समानुपाती होगा किसके, गैस के आंशिक दाब के। यानी गैस की जो मात्रा है समानुपाती, घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती है गैस के आंशिक दाब के। कौन सी गैस बेटा, द्रव की सतह के ऊपर जो गैस रखी है उसके आंशिक दाब के। यहां पर बच्चों हम एक नियतांक लगा सकते हैं, एक नियतांक यहां पर हम k लगा देते हैं। तो ये बन गया क्या बेटा, राउल्ट का नियम, सॉरी राउल्ट नहीं बेटा, हेनरी का नियम। ये बन गया क्या अपना, हेनरी का नियम।
लेकिन अब हेनरी का नियम इस रूप में तो हम लिख सकते हैं बेटा, लेकिन न्यूमेरिकल में ये हमारे काम नहीं पड़ेगा। इसे हम मोल प्रभाज के रूप में लिखते हैं और न्यूमेरिकल में वही काम पड़ेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे तो मतलब याद ना करें, आप बोर्ड परीक्षा में भी इसे ना लिखें। जो अब मैं लिखने वाला हूं उसे लिखोगे तो ज्यादा काम का होगा बेटा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल भी आपको सिखा के जाएगा। तो हम दोबारा इसी नियम को लिख रहे हैं बेटा अलग तरीके से। इस नियम के अनुसार मैं क्या बोल रहा हूं समझ गए ना आप? अब जो मैं लिख रहा हूं ये ज्यादा काम का है आपका, तो आप अगर बोर्ड परीक्षा में हेनरी का नियम आता तो अब जो लिख रहा हूं वो लिख के आए, ये भी लिख दोगे गलत नहीं है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, न्यूमेरिकल इससे होंगे। क्या बोलेंगे बेटा? किसी द्रव में गैस को घोलने पर, गैस को घोलने पर द्रव की सतह, द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखो बच्चों, हेनरी का नियम इस तरीके से अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि विलयन के अंदर जो गैस का मोल प्रभाज है, गैस का मोल प्रभाज बच्चों मान लो यहां पर गैस के मोल प्रभाज को मैं लिख रहा हूं एक्स गैस, और ये जो विलयन के ऊपर गैस है इसके दाब को मैं लिख रहा हूं पी गैस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पी गैस जो है समानुपाती है एक्स गैस के। मतलब बच्चों जितना ज्यादा दाब यहां पर लगेगा उतना ज्यादा मोल प्रभाज विलयन में घुलता चला जाएगा, मतलब विलयन में गैस की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो चलिए इस बात को हम ऐसे भी लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों अब हम कि पी गैस, हिंदी में भी लिख सकते हो गैस आप, ऐसा जरूरी नहीं अंग्रेजी में ही लिखो, है ना, समानुपाती होगा बेटा, मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, किसका मोल प्रभाज बेटा, गैस का मोल प्रभाज। अब इसको हम पी गैस बराबर, बराबर में बदलने के लिए एक नियतांक लगाते हैं, और बच्चों यहां पर जो नियतांक है आपको याद रखना होगा के एच लिखते हैं इसको अपन। नियतांक क्या लगा है बेटा, के एच, और ये बन गया हेनरी का नियम। यहां पर के एच जो नियतांक है इसे बच्चों हम कहते हैं हेनरी नियतांक, हेनरी स्थिरांक, ठीक है, हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक, बढ़िया है। तो ये हो गया बच्चों क्या, हेनरी का नियम। इतना आप लिख के आ जाओ, 2 नंबर में आएगा तो आपको आराम 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। कुछ बातें हम करना चाहते हैं के एच के बारे में। तो बेटा के एच जो हेनरी नियतांक है, हेडिंग डाल लो आप के एच, यानी कि हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक। तो सबसे पहले इसकी इकाई क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि इसकी इकाई क्या होगी? तो बेटा देखो इसकी इकाई निकालना, सूत्र बनाता हूं मैं, देखो पी गैस, ये एक्स गैस यानी गैस का मोल प्रभाज ये नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा के एच बराबर पी गैस बटे मोल प्रभाज किसका बेटा, गैस का। मोल प्रभाज की तो कोई इकाई नहीं है, पी गैस की इकाई क्या होती है, या तो एटीएम होती है मतलब वायुमंडलीय दाब, या तो बेटा बार होती है, या पास्कल होती है। तो जो दाब की इकाई होगी, दाब की इकाई जो भी होगी, देखो इसकी कोई इकाई नहीं है, जो इकाई पी की होगी वही इसकी होगी, है ना। तो दाब की इकाई जैसे बेटा क्या क्या ले सकते हो आप, पास्कल लिख सकते हो, या एटीएम लिख सकते हो, या आप बार लिख सकते हो बेटा, और लिख सकते हो, है ना।
mm ऑफ Hg लिख सकते हो। तो ये जो इकाई है कि kH की इकाई होती है। कई बार क्या है, पास्कल की जगह किलो पास्कल भी यूज करते हैं कई बार, है? तो ये हो गई बेटा इसकी इकाई। अच्छा, kH जो है यानी हेनरी स्थिरांक जो है, ये निर्भर करता है बच्चों गैस की प्रकृति पर। इसके अलावा ये निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर, और साथ ही साथ विशेष तौर पे ये निर्भर करता है ताप पर। तो ध्यान रखना बेटा, kH का मान, kH का मान गैस की प्रकृति पर, गैस की प्रकृति पर, कॉमा लगा के बेटा विलायक की प्रकृति पर, तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। अब अगर हम ताप बढ़ाते हैं, क्या होता है बेटा, ताप बढ़ाने पर जो KH है इसका मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। KH का मान बढ़ता है। ठीक है। अब सोच के देखो, KH अगर ज्यादा होगा तो मोल प्रभाज गैस का कैसा होगा, कम होगा। देखो बेटा इधर से देखना, अगर KH की वैल्यू ज्यादा है मतलब कि ये वाली वैल्यू कम होगी, तो कहने का मतलब है कि KH का मान जितना अधिक होगा, विलयन में गैस के मोल प्रभाज उतने कम होंगे, मतलब विलेयता, गैस की विलेयता उतनी कम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बड़े आराम से पूछी जा सकती है। क्या लिखूंगा मैं, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ रहा था, लिख लिए। हम ये बोलेंगे कि KH का मान जितना अधिक होता है, KH का मान अधिक होने पर गैस की विलेयता, गैस की विलेयता घटती है। मतलब बच्चों KH जैसे जैसे बढ़ेगा, गैस की विलेयता वैसे वैसे घटेगी। देखो हमने क्या लिखे थे, ताप बढ़ाने पर KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। एवं हमने क्या बोले, देखो KH का मान अधिक होने पर विलेयता घटेगी, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ेगा। इसका एक और मतलब है ना, ताप बढ़ाने पर KH बढ़ेगा एवं गैस की विलेयता घटेगी। तो हमने पहले भी पढ़े थे बेटा कि ताप बढ़ाते तो गैस की विलेयता घटती है, घुली हुई गैस बाहर भागती है, गैस की विलेयता घटती है। तो याद रखना बच्चों, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है और गैस की विलेयता घटती है। KH का मान जितना ज्यादा होगा विलेयता उतनी कम होगी। KH का मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। KH की इकाई बेटा जो दाब की इकाई होगी वही KH की इकाई होगी। ठीक है। तो ये था आपका क्या, हेनरी का नियम। एक एक करके हमने सारी बातें देख लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि बेटा कहां हमारे दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं। तो कुछ यहाँ अच्छे पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है बेटा, सोडा जल एवं शीतल पेयों में, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक है उनमें CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ये तो मैं बता चुका हूं कि आप देखते हो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है बेटा, उसको एकदम अच्छे हाई प्रेशर में, मतलब कि उच्च दाब पर बंद करते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा दाब रहेगा तो अंदर ज्यादा गैस घुलेगी। मैं चाहता हूं ज्यादा गैस घुले, ताकि जैसे ही खोले तो बेटा झाग बाहर एकदम सन्न से निकले, थोड़ा मजा सा आ जाए, है ना। फिर इसके बाद समुद्री गोताखोरों द्वारा सिलेंडर में हीलियम द्वारा तनु की गई वायु का उपयोग करना। नॉर्मली बेटा हम जहां रहते हैं, जहां भी आप आसपास बैठे होगे, वहां पर आप कौन सी गैस ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस। लेकिन जब आप देखोगे कि समुद्री गोताखोर जब नीचे जाते हैं, मतलब आप अगर समुद्र में कूद के नीचे गहराई में जाना चाहते हो, तो आप ऑक्सीजन का सिलेंडर अकेला नहीं ले जाओगे। क्यों नहीं ले जाओगे बेटा, समझो थोड़ा सा इस बात। जैसे जैसे आप समुद्र में गहराई पे जाओगे, गहराई में जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, बढ़ेगा।
वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, जो ऑक्सीजन में सांस में ले रहा हूं बेटा, उसकी विलेयता रक्त में बढ़ेगी, यानी कि वो जो ऑक्सीजन गैस है रक्त में और ज्यादा घुलेगी। मानते हो क्या इस बात को? जो हमने वायु ले गए, ऑक्सीजन बेटा, नाइट्रोजन भी रहती कुछ मात्रा में, वो रक्त में अधिक मात्रा में घुलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता बढ़ेगी, रक्त में ज्यादा मात्रा में गैस घुल जाएगी। मानते हो क्या इस बात को आप? जैसे जैसे वापस ऊपर आएंगे तो वो जो घुली हुई गैस थी उसकी विलेयता घटेगी और वो गैस बेटा बाहर निकलेगी। अब आप सोच के देखो, नसों से जैसे ही बेटा घुली हुई, रक्त में घुली हुई गैस बाहर निकलेगी तो बहुत तेजी से दर्द होगा बेटा। इससे एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं बेंड्स। इसमें क्या होता है, आपके हाथ पैर टेढ़े से हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है बेटा, असहनीय पीड़ा होती। तो अगर आप चाहते हो कि आप अगर समुद्र में गहराई में जाना चाहते हो और इस दर्द से, इस बीमारी से बचना चाहते हो, तो आप क्या करो, जो सिलेंडर ले जाओ उसमें हीलियम भी मिला के ले जाओ। क्यों सर? क्योंकि बेटा हीलियम की विलेयता बहुत कम है, नाम मात्र की है। तो जब नीचे जाने पर दाब बढ़ेगा भी ना, तो हीलियम रक्त में घुलेगी नहीं, और रक्त में जब घुलेगी नहीं, विलेयता नहीं बढ़ेगी, तो निकलने में दर्द होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर गई नहीं तो बाहर क्यों आएगी बेटा, दर्द भी नहीं होगा। तीसरा है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्वतारोहियों की नाक से खून निकलना। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, मान के चलो बेटा आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे बेटा आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाओगे, आसपास का जो वायुमंडलीय दाब है घटता चला जाएगा। जैसे जैसे वायुमंडल का दाब घटेगा, जैसे जैसे वायुमंडल का दाब घटेगा, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, गैसों की विलेयता कम होगी, रक्त में गैस की विलेयता घटेगी, यानी कि जो घुली हुई गैस है रक्त में वो बाहर निकलेगी, और जब ये गैस बाहर निकलेगी तो नाक से बेटा क्या होगा, खून निकलने लगेगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जाना चाहिए, ताकि वहां दाब अधिक बना रहे, दाब कम ना हो पाए। ठीक है, तो ये थे हेनरी के नियम के कुछ उपयोग जो हमारी डेली लाइफ में, ये एनसीईआरटी में भी दिए हैं, चाहे तो एक बार आप किताब से पढ़ सकते हैं। चलिए इसी बात पर अब हम कुछ अच्छे सवाल करते हैं बेटा, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। हालांकि ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी बुक के ही हैं, तो चाहे तो आप बुक से दोबारा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों सवाल क्या है। यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी? ठीक है बेटा, 1 लीटर जल में कितनी गैस घुलेगी? कुल मिला के इतना पढ़ने से मुझे बस इतना पता चला कि भैया जल है मेरे पास 1 लीटर, और जल में बेटा मैं ये भी जानता हूं 1 लीटर जल और 1 किलो जल बराबर होता है, यानी कि जल मेरे पास है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी कि केजी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन गैस कितनी घुलेगी, है ना, कितने मिलीमोल घुलेंगे बेटा, मोल नहीं मिलीमोल। देखते हैं अपन, नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब दिया है बेटा, पी गैस दिया है आपको 0.987 बार। ठीक है, और बोल रहा है वो, तथा 293 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन के लिए KH का मान कितना है बेटा, 76.48 बार। ये है आपके पास सवाल। करेंगे क्या, बड़े आराम से कर लेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले हम देखें, हेनरी का नियम हमने पढ़े क्या, हेनरी का नियम। तो बेटा हेनरी का नियम चीख चीख करके मुझे बताता है, क्या बताता है, पी गैस बराबर गैस का मूल प्रभाज गुणित KH। ऐसे करो आप, KH पहले लिख लो और गैस का मूल प्रभाज बाद में लिख लो, बात एक ही बेटा, किसी को पहले बाद में लिख सकते। तो देखो पी गैस दिया है मुझे, मान रख दूं मैं 0.987, KH दिया है बेटा मुझे 76.48 मूल प्रभाज गैस का, तो मुझे X गैस चाहिए है, गैस का मूल प्रभाज चाहिए बेटा। ये जो संख्या है ये उठ के यहां नीचे आ जाएगी,
0.987 बटे 76.48। इसको अब अपन कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, और एक मान निकल के आ जाएगा। मैं फिलहाल कैंसिल नहीं कर रहा हूं, देखते हैं बेटा शायद कुछ आसान हो जाए कैंसिल ना करने से, है ना। चलो अब इसके बाद यहां आते हैं अपन एक्स गैस, मतलब गैस का मोल प्रभाज सूत्र क्या होगा बेटा, गैस का मोल प्रभाज बराबर गैस के मोल, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोल बटे कुल मोल। कुल मतलब कौन कौन है, गैस है और साथ में बेटा जल है। क्या क्या है यहां पर, गैस है और बेटा साथ में जल का मोल प्रभाज, जल मतलब H2 बराबर कितना आ गया बच्चों, 0.987 बटे 76.48। ठीक है। अब यहां पर एक ट्रिक होती है, थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा गैस की मात्रा जो जल में घुलती है, कोई भी गैस बहुत नाम मात्र की ही घुलेगी, ऐसा नहीं होगा कि पूरी गैस घुल जाए। तो क्योंकि गैस के जो मोल है बेटा वो जल की मोल की तुलना में नगण्य होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, गैस के जो घुले हुए मोल हैं वो जल के मोल की तुलना में नगण्य है, नाम मात्र की गैस घुलती हमेशा। तो इसीलिए मैं गैस के मोल धन जल के मोल में से अगर गैस के मोल हटा भी दूं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं गैस के मोल धन जल के मोल लगभग बराबर मैं बोल सकता हूं किसके बच्चों, जल के मोल के, क्योंकि गैस इसमें नाम मात्र की, उसको हटा भी दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां क्या हो जाएगा, गैस के मोल, इसकी जगह लिख दिया बेटा मैंने जल के मोल बराबर 0.987 बटे 76.48। ठीक है। अब मुझे निकालने पड़ेंगे जल के मोल, ठीक है बच्चों, निकाल लेंगे सर। जल के मोल मतलब जल का दिया हुआ भार 1000 ग्राम था, 1 किलोग्राम जल दिया था ना, 1 लीटर बोला मतलब 1 किलोग्राम, बटे अणु भार, जल का अणु भार आता है 18। इस संख्या को हल हमने पहले भी करे थे, आपको याद होगा, ये आता है बच्चों 55.55, 0.987 बटे 76.4। तो यहां से गैस के मोल कितने आ जाएंगे बच्चों, 0.987, ये संख्या यहां गुणा में जाएगी, गुणित 55.55 बटे 76.48, ये हो जाएगा। इसको आप हल कर लोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, गैस के मोल। लेकिन उसने मोल नहीं पूछा, उसने तो पूछा सर मिलीमोल। तो अगर बच्चों गैस के मिलीमोल पूछा है, ठीक है, गैस के मिलीमोल, तो मोल को मिलीमोल में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। तो इसको हल करने से जो संख्या आएगी उसमें आप क्या करना, 1000 का गुणा कर देना, गुणित 1000, तो ये आ जाएंगे मिली मोल। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अब इस संख्या को आप एक बार हल कर लो, जो भी उत्तर आ रहा है बेटा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सड़े हुए अंडे जैसी, सड़ा हुआ अंडा सूंघा आपने, नहीं सूंघा बेटा कोई बात नहीं, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड। पूरी केमिस्ट्री में बेटा कहीं भी सड़ा हुआ अंडा बोले ना, समझ जाना हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहा है। गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता कितनी है, विलेयता दी है बेटा, विलेयता किसकी, H2S की, है ना, क्या दिया है आपको सवाल में, H2S की जल में विलेयता कितनी दी है बच्चों, 1.9 सॉरी 0.195 मोलर। इससे कभी क्या कहना चाहता है, आगे बोल रहा है H2S के लिए KH की गणना करो, कर देंगे बेटा, KH निकाल लेंगे। लेकिन पहले आप सोचो विलेयता जो ये दी है 0.195 मोलर, इसका मतलब क्या है, मोलर का मतलब होता है 1 लीटर विलियन में मोलों की संख्या, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में
H2S के मूलों की संख्या, H2S के मूलों की संख्या कितनी है बच्चों? 0.195 मूल। ठीक है, कितनी है संख्या? सॉरी बेटा, 0.195 मूल। अब देखो, ऐसे सवालों में एक तरीका होता है, 1 लीटर विलियन, मतलब बेटा इसमें विलियन में क्या है? जल है और साथ में है विलेय। विलेय तो सर गैस है, गैस है मतलब इसके मोल नाम मात्र के होंगे, बहुत कम होंगे। मतलब यहां पर ये जो 1 लीटर विलियन है, इसको मैं 1 लीटर जल भी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं बेटा? क्योंकि इसमें विलेय तो नाम मात्र का है, सब कुछ तो जल ही है। 1 लीटर जल को बेटा और क्या बोल सकता हूं मैं? 1 किलोग्राम जल। और जब भी मेरे पास 1 किलोग्राम जल होगा मेरे बच्चों, तो जल के मूलों की संख्या आ जाएगी कितनी? 55.55। अब इतना अगर आपको आता है तो आगे का काम बहुत आसान है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमने हेनरी के नियम पढ़े हैं बेटा, क्या पढ़े? पी गैस बराबर के एच गुणित गैस का मोल प्रभाज। ठीक है, पी गैस कितना है बेटा? गैस का दाब। यह है क्या हमको? ये बोल रहा है विलेयता दिए है ना, मतलब विलेयता मतलब हमें एक्स गैस दिया होगा, पी गैस एसटीपी। अच्छा बेटा देखो, पी गैस नहीं दिया लेकिन उसने सब कुछ दे दिया, एसटीपी। एसटीपी पर दाब कितना लोगे बेटा? ध्यान सुनो, यहां पर एसटीपी पर दाब हम कभी भी लेते हैं बच्चों, दाब बराबर 1 बार या 1 एटीएम। यहां पर हम 1 बार ले लेते हैं, ज्यादातर 1 बार ही हम लेते हैं। तो दाब हो गया 1 बार बराबर के एच निकालना है मुझे। और गैस के मोल प्रभाज कितना आएगा बेटा? गैस का मोल प्रभाज बराबर गैस के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल में बेटा गैस के मोल हटा दे रहा हूं मैं। क्यों हटा दे रहा हूं? अब भी मैंने बताया इसके पहले वाले सवाल में, क्योंकि गैस नाम मात्र की है तो जल के मोल ही कुल मोल हम लिख सकते हैं। चलो देखते हैं बेटा, 1 बार बराबर एएच तो चाहिए सर। गैस के मोल कितने हैं मेरे पास? 0.195 और जल के मोल है बच्चों 55.55। तो यहां से मैं निकालूंगा के एच बराबर, ये गुणा में आएगा 55.55 बटे 0.195। अब इसको हल कर लो बेटा, ये हमने बार में लिए थे तो के एच का मान भी बार में आएगा। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, भाग देंगे, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, मैं यहां आगे की गणित आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये भाग वाला काम आप जरूर कर लेना। चलिए फिर आखिरी सवाल आज के टॉपिक का ये रहा, 298 केल्विन ताप पर CO2 की जल में विलेयता के लिए के एच कितना दिया है? के एच बराबर है 1.67 गुणित 10 की घात 8 पास्कल। ठीक है बच्चों, ये है पास्कल। और साथ में बोल रहा है 500 ml सोडा जल। सोडा जल कितना है बेटा? सोडा वाटर जो है आपके पास 500 ml है। ठीक है, जल 2.5 एटीएम दाब दिया है बेटा, पी गैस दिया है आपको 2.5 एटीएम। बंद किया जाता है, घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना करो। कर लेंगे बेटा। देखो पहले तो आप ये देखो, पास्कल है और यहां है एटीएम, ऐसे काम चलेगा नहीं। या तो मैं इसको भी एटीएम में बदलूं, या तो बेटा मैं इसको काय में बदलूं? पास्कल में। अब आपकी मर्जी, जिसको जिसमें बदलना चाहो तो बदल सकते हो, कोई बुराई की बात नहीं। मैं एटीएम को पास्कल में बदलता हूं, ये ज्यादा आसान है। तो जब मैं एटीएम को बेटा पास्कल में बदलूंगा तो देखो, एक एटीएम बराबर होता है 1.01325 गुणित 10 की घात 5 पास्कल। तो इसीलिए जब मैं एटीएम से पास्कल में बदलूंगा तो 1.01325 गुणित 10 की घात 5 का गुणा कर दूंगा तो ये एटीएम से कायम बदल जाएगा बेटा पास्कल में। चाहो तो अब आप गुणा कर लो, 25 पंचे 625 बच गए 62, 25 दूनी 50,
सॉरी 625 है ना, 25 पंचे 625, 62 बज गए। अब हो गए 25 दूनी 50, तो ये 2 हो गए, 11 बचे, 25 तिया 75 और 11 86 बज गए 8, 25 एकम 25 और 8 33 और 25 एकम 25 और 4 5 6 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा बेटा 2.533 अब मैं 2.533 लेके चल ले रहा हूं, ठीक है। ये आ गया पास्कल। अब हमें चाहिए सर गैस की मात्रा। गैस की मात्रा मतलब ग्राम में मात्रा चाहिए, पहले मोल निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा है अभी, हमने पढ़ा हेनरी का नियम, पी गैस बराबर KH इंटू गैस का मोल प्रभाज। पी गैस कितना रखूं बेटा मैं, 2.533 बराबर KH दिया है 1.67 गुणित, अच्छा यहां गुणित 10 की घात 5 तो भूल ही गए यार, ये जरूर लिख लेना। तो ये हो जाएगा 2.533 गुणित 10 की घात 5, 1.67 गुणित 10 की घात 8 और गैस का मोल प्रभास तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना, इसी से तो मोल निकलेंगे बेटा। एक काम करो आप तो स्मार्ट वर्क कर लो, गैस के मोल प्रभाज को बार बार हम लिख के आ रहे हैं गैस के मोल बटे कुल मोल की जगह जल के मोल, क्योंकि गैस तो बेटा नाम मात्र की रहेगी। ये इसके बटे में आ जाएगा 2.533 गुणित 10 की घात 5 बटे 1.67 गुणित 10 की घात 8 बराबर गैस के मोल बटे जल के मोल। अब बेटा जल के मोल मुझे निकालना है, जल की मात्रा दी है क्या मुझे 500 ml सोडा जल, मतलब जल का भार दिया है बेटा 500 ml, 500 ml मतलब 500 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो जल के मोल निकाल लो, दिया हुआ भार 500 ग्राम बटे अणु भार 18, तो 500 बटे 18 ये हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बेटा 500 बटे 18। कुल मिला के यहां से गैस जो CO2 है उसके मोल क्या आएंगे बेटा, ये हो जाएगा 2.533 गुणित 10 की घात 5 गुणित 18, ये यहां गुणा में जाएगा, है ना, सॉरी 500 रहेगा यहां ऊपर, ये यहां से गुणा में जाएगा तो 500 यहां रहेगा बटे 1.67 गुणित 10 की घात 8 और साथ में 18 बटे में रहेगा। अब देखो क्या करेंगे बेटा अपन, गैस के मोल बराबर, अच्छा गैस का भार चाहिए मुझे, मोल कैसे निकालेंगे, दिया हुआ भार CO2 का बटे CO2 का अणु भार बेटा 44 होता है। भाई देख मोल आ गए ना, तो मोल बराबर दिया हुआ भार बटे अणु भार, तो भार तो दिया नहीं है, निकालना है, तो इसको W लिख दिया मैंने, अणु भार 44 होगा CO2 का। 2.533 10 की घात देखो ये 5 है, 2 शून्य और मिला लिए 7 हो गई, 7 में बेटा ऋण 8 हो गया तो ऋण 1 बचा, यहां 5 बचा और ये हो गया बच्चों 1.67 गुणित 18, ठीक है। अब ये 44 और गुणा में वहां ले जा लो, तो बच्चों यहां पर CO2 का भार निकल जाएगा 2.533 गुणित 44 और 10 की घात ऋण 1 कर दो तो 4.4 लिख लो, इसको अच्छा लगेगा देखने में। और बेटा इसको अब आप हल कर लेना, जो भी करोगे वही CO2 का भार आ जाएगा किसमें, ग्राम में। तो इस तरह से हम हेनरी के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल सारे कर सकते हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि विलेय के मोल, विलेय गैस के मोल धन जल के मोल को हमें जल के मोल लिख लेना है। अगर ये ध्यान रहेगा तो ही आप आसानी से सवाल कर पाओगे, नहीं तो बेटा बहुत लेंथी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगले टॉपिक में अब हम बेटा चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे विलियन के वाष्प दाब के बारे में। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।